हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हम डी ब्लॉक चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और ये डी ब्लॉक चैप्टर की रिवीजन का पार्ट 2 है। आज के इस रिवीजन वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टी की रिवीजन करेंगे। इसमें हम कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में आपको एक लाइन दी गई है जिस लाइन का मतलब आपको समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि आपका पहले एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, उस चैप्टर को हटा दिया गया है। उसमें आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ते थे, एफसीपी क्या होता है, सीसीपी क्या होता है, एचसीपी क्या होता है, वो सारी स्ट्रक्चर आप पढ़ते थे, वो आपका हट गया है। लेकिन आपको लाइन दी गई है तो लाइन याद होनी चाहिए। क्या है वो लाइन? लाइन है एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैग्नीज ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं जिंक, कैडमियम, मर्करी और मैग्नीज की, तो इन सब एलिमेंट्स को छोड़ के हर एलिमेंट की मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज में हमें सिर्फ और सिर्फ HCP पैकिंग देखने को मिलती है। ये HCP क्या होता है? HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये सिर्फ एक ही तरीके की पैकिंग दिखाता है, मतलब जो मैग्नीज की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसमें ये HCP की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बस ये एक स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं, वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपको मेल्टिंग पॉइंट तो पता ही होगा क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है लिक्विड में। किस में मेल्ट हो जाता है? लिक्विड में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन फैक्टर्स की जिन पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें सबसे पहले आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे डी सबशेल को कंसीडर करेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी सबशेल में, वो डिपेंड करता है, वो बताता है हमें कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा। सेकेंड चीज़ है एटॉमिक मास उसका कितना है। एंड थर्ड है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे? अगर मान लीजिए ये एक लैटिस है, ये एक स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड की, इसमें अगर जो एटम है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से पैक है, तो इन्हें तोड़ने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा? इन्हें तोड़ने के लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये लूजली पैक्ड है, कुछ इस तरीके से पैक्ड है, तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए मेरे को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर पैकिंग एफिशिएंसी कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ मैग्नीज की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 72% के आसपास होती है, तो उसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आपसे कोई सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। टंगस्टन वही मटेरियल है जो आपके हीटर वगैरह में यूज़ करा जाता है। किसमें यूज़ करा जाता है? आपके हीटर में, और जो लाइट्स बनती हैं, ठीक है, सूर्य बल्ब आपने अगर सुना हो तो उसमें ये टंगस्टन वगैरह यूज़ होते थे। अब तो LED चलने लगी तो अब इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया, लेकिन हीटर में अभी भी टंगस्टन यूज़ करा जाता है। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड की कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज करता है, देखिए ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको नीट का एग्ज़ाम देना है। और ये टेबल बनी कैसे है? ये टेबल बनी है जो NCERT में आपको ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ की मदद से, और उस ग्राफ को अभी मैं आपको समझाऊंगा भी। तो अगर आपको इसमें से कुछ याद रखना है तो वो बस ये याद रखना है कि जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे? वो ज़्यादा होता है गोल्ड से, और गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है सिल्वर से। इसीलिए अगर आपने 10th में रिवीजन कर रखा है, 10th की बातें याद है, तो इसीलिए
हम जो घर में वायर्स यूज़ करते हैं वो कॉपर की ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और करंट में हीटिंग इफेक्ट होता है, तो उस वजह से हम कॉपर को यूज़ करते हैं एज अ वायर मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, एंड गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। ठीक है, चलिए आगे जो ट्रेंड आपको याद करना है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा वो है 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पे मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा कौन सा फैक्टर था जो मेल्टिंग पॉइंट पे अफेक्ट डाल रहा था, वो फैक्टर था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। कौन सा फैक्टर था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए जब आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम पे जाते हैं तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो बढ़ रहा होता है। जैसे कि स्कैंडियम का D1 होता है, टाइटेनियम का D2 होता है, वेनेडियम का D3 होता है, एंड आपको पता है कि डी ब्लॉक में 3D सीरीज में D4 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो क्रोमियम का D5 होता है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक वो बढ़ रहा है। वही चीज़ मैंने लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू क्रोमियम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा आपके पेपर में और आपको यही स्टेटमेंट लिख देनी है। अब अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रोमियम से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर आप मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D5 होती है। तो मैग्नीज में आप ये कह सकते हो कि मैग्नीज का फिर मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इस पे भी क्रोमियम के जितने ही बराबर है। इसका रीज़न ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है मैग्नीज की वो होती है 4s2 3d5। यहाँ पे ये अपनी हाफ फिल्ड स्टेट में स्टेबल होता है, ना s का इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करना चाहता है और ना ही d का इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहता तो इसकी वजह से इनकी जो पैकिंग है अच्छी नहीं हो पाती, इनकी जो पैकिंग है वो अच्छी नहीं हो पाती और पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज़ कर जाती है। और पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज़ करने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज़ कर जाता है। मैग्नीज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल एंड लूज पैकिंग एफिशिएंसी, एंड इनकी पैकिंग एफिशिएंसी लूज होती है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। वहीं अगर आप बात करो आयरन के साथ कंपैरिजन करोगे तो जब आप आयरन के साथ कंपैरिजन करोगे तो उसके हिसाब से भी मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी लूज पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, अब जब आप आयरन पे जाओगे तो आयरन की पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप इसके बाद आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे D6 होता है, कोबाल्ट का देखोगे D7 होता है, निकल का देखोगे D8 होता है, कॉपर का देखोगे D10 होता है, एंड जिंक का भी क्या होता है, D10 होता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप D में 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, जब आप D में 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए अब सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से जब आप 7 भरोगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे। जब 8 भरोगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस पैटर्न को एनसीईआरटी में ग्राफ में दिखाया गया है, आप उस ग्राफ को भी देख सकते हैं कि टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट है, उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वेनेडियम का, और उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है क्रोमियम का। उसके बाद देखिए एक सडन डिप आता है मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए क्या आता है, एक सडन डिप आता है। क्यों आता है वो सडन डिप? क्योंकि उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कम है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो आयरन की पैकिंग एफिशिएंसी है वो मैग्नीज से ज़्यादा है, तो उस केस में आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज से ज़्यादा हो जाता है। फिर जब आप बाकी एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, जैसे कि आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, कॉपर को, तो मेल्टिंग पॉइंट जो हो रहा है वो डिक्रीज करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं।
अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा नोट और बताना चाहूँगा, कुछ बुक्स में पैकिंग एफिशिएंसी की जगह जो टर्म यूज़ करी जाती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई एक मोल का लैटिस है, उस एक मोल के लैटिस में सारे मेटल्स को या सारे एटम्स को अलग अलग करने के लिए आप जो एनर्जी दोगे वो क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, जिस मेटल की ज़्यादा होगी तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मेटल को अलग अलग करने के लिए, तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है हाई ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और ये लाइन एनसीईआरटी में दी गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज आपने पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 11th में। वहाँ से कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। क्या? जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। वहीं जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हो तो जो आपका साइज है या एटम का साइज है वो इंक्रीज करता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइमरी क्वांटम नंबर। तो ये आप पीरियोडिसिटी में पढ़ के आए हो। तो देखिए, ग्रुप थर्ड की अगर हम बात करें, डी ब्लॉक का जो ग्रुप थर्ड है उसमें तो सेम पैटर्न चलता है, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो प्राइमरी क्वांटम नंबर 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट जब आप ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 देखते हो तो वहां पे एक थोड़ा सा अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। क्या है वो बिहेवियर? 3D से जो साइज है 4D का वो बड़ा होता है, हमें पता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी क्वांटम नंबर बढ़ा। लेकिन जब आप 4D से 5D जाते हो तो साइज तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि क्वांटम नंबर बढ़ा है, लेकिन साइज नहीं बढ़ता और वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है 4D सीरीज के। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि जब आप फोर्थ ग्रुप में आते हो तो फोर्थ ग्रुप में आने से पहले थर्ड ग्रुप में आपको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में हम क्या करते हैं? एफ इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। अब एफ इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग होती है वो बहुत कम होती है। जो शील्डिंग होती है, शील्डिंग से मेरा मतलब है एक तरीके से स्क्रीनिंग करना, ठीक है, या एक तरीके से रिपल्शन करना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है। अब देखिए, ये जेड इफेक्टिव क्या है, शील्डिंग क्या है, ये सब आप पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हो, रिवीजन है, तो हम पूरा उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, पुअर रिपल्शन होने की वजह से जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है ना। और इसी वजह से इनका जो 5D सीरीज का जो साइज है वो 4D सीरीज के सिमिलर रहता है। सो चलिए इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ भी लेते हैं। साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो साइज में डिक्रीज आया वो एफ सबशेल को भरने की वजह से आया है, और एफ सबशेल लेंथेनॉइड्स में भरे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको हमने नाम दे दिया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, विच अराइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से वो अराइज हुआ। अब यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है बिहेवियर लेफ्ट टू राइट। कैसा? लेफ्ट टू राइट। और हमें एनसीईआरटी में 3D सीरीज का दिया गया है, तो 3D सीरीज ही हमें पढ़ना है। देखिए, जब हमें पता है कि हम जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पहले तो ये जो पैटर्न है
वो एकदम सही चल रहा है कि स्कैंडियम से छोटा साइज़ है टाइटेनियम का, उससे छोटा है वेनेडियम का, और उससे छोटा है क्रोमियम का। तो यहाँ पे साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। बट जब आप मैग्नीज की बात करते हो, जब आप मैग्नीज की बात करते हो तो जो मैग्नीज का साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है क्रोमियम से। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीज की होती है पुअर पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होती है, पुअर पैकिंग एफिशिएंसी। और पुअर पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से एक स्ट्रक्चर में जो ये मेटल होते हैं, ये मेटल एटम होते हैं, ये थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनकी वजह से इनका जो मेटेलिक रेडियस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए मैग्नीज का साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है क्रोमियम से। सो आइए इस चीज़ को एक बार रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है हमने, 3d5 इनकी स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, इसलिए इनमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं चाहेंगे मेटल बॉन्ड बनाने के लिए। इसकी वजह से इनकी लूज पैकिंग होती है, और लूज पैकिंग होने की वजह से इनकी जो मेटेलिक रेडियस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। फिर अब आप जब जाओगे आयरन से कॉपर पे और कॉपर से निकल पे, तो इन दोनों का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि इनमें जो जेड इफेक्टिव है वो सेम रहता है। जेड इफेक्टिव क्यों सेम रहता है, क्योंकि इनमें जो रिपल्शन होती है वो बढ़ने लग जाती है ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर वहीं हम जब कॉपर और जिंक को कंपेयर करते हैं तो कॉपर और जिंक का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिग्मा होता है वो ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाता है, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाता है तो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन उतनी नहीं बन पाती और साइज इंक्रीज कर पाता है। ऑल्दो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, बच्चे ये चीज़ कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो स्कैंडियम का साइज होता है वो जिंक से बड़ा ही होता है। ये कई सारे बच्चे ना गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पैटर्न याद होता है कि स्कैंडियम से साइज घट रहा था क्रोमियम तक और फिर बढ़ने लगा तो जिंक का ज़्यादा होगा। नहीं, साइज जो होता है जिंक का वो कम ही होता है स्कैंडियम से। तो ये बात आप याद रखना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम जो पढ़ते हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आप कई बार पढ़ चुके होंगे, तो इसको हम जल्दी से निपटाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, इसके शेल्स हैं, इसके क्या है, शेल्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए मैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा, मैं अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दूंगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। बट कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि ये जो एटम होना चाहिए ये गैसेस स्टेट में होना चाहिए। कैसे स्टेट में होना चाहिए, गैसेस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड। मोस्ट लूजली बाउंडेड मतलब जिसके बीच में न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो सबसे कम हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसकी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं दूंगा वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि कोई मान लीजिए एटम है एक्स, वो अपनी गैसेस स्टेट में है। अब इस गैसेस स्टेट में से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे मैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है फॉर अ न्यूट्रल एंड कटायन स्पीसीज। मतलब अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, या कटायन स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों ही केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक मतलब मेरे को हमेशा हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, हीट देनी है, तो ये आप याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि मैंने अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा X प्लस कटायन बना, इसमें से मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं, इसमें से मैं क्या करूं, एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो ये क्या बना देगा, X2 प्लस बना देगा। तो यहाँ पे अब मैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा उसको मैं बोलूँगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलूँगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसमें से अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मैं दोबारा से एक एनर्जी दूंगा,
उसको मैं बोलूँगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एंड सो ऑन। आप जैसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे वैसे ही क्या होगा, जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का नंबर है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि एक ही मेटल में से पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 दूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 दूंगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 दूंगा। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा और हर किसी एलिमेंट के लिए कुछ ऐसा होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2 उससे ज़्यादा होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी 3 उससे ज़्यादा होगी, और ये हमेशा देखा जाएगा हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। चलिए अब आयनाइजेशन एनर्जी का हम क्या करते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं। तो देखिए एक ट्रेंड होता है टॉप टू बॉटम, वो आपको नहीं देखना क्योंकि वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेफ्ट टू राइट का भी जो ट्रेंड है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आपको जो नोट्स मैं ये प्रोवाइड करूँगा इसमें दोनों ट्रेंड लिखे हुए हैं, तो जब आप पढ़ने जाओगे तो वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, तो देखिए होना क्या चाहिए एक्चुअल में, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है। ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा आयनाइजेशन एनर्जी आपको पढ़ाऊँ। तो अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं। कुछ जनरल चीज़ें तो देखने को मिलती है, जैसे कि किसी भी सीरीज का जो पहला एलिमेंट होगा, किसी भी सीरीज का जो पहला एलिमेंट होगा उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी पूरी सीरीज में अलोंग द सीरीज वो मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे कि अगर आप कंपेयर कराओगे स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो स्कैंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम का जो साइज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है अपनी सीरीज में। वहीं जब आप जिंक के साथ कंपेयर करोगे तो जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है अपनी सीरीज में। तो अगर लास्ट एलिमेंट की आप बात करोगे तो लास्ट एलिमेंट हर एक सीरीज में उसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। अब एक ऑर्डर आपके लिए लिखा है, ये नीट में पूछा जाता है और नीट में भी बहुत कम पूछा जाता है, तो अगर आप चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो ये रहा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि IE2 का मतलब होता है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज। ये कह रहा है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्रोमियम की वो ज़्यादा है सेकंड आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मैग्नीज से, बट या वाइल जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है मैग्नीज की वो ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ क्रोमियम से। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। जब आप क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होता है आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। और आप जब मैग्नीज का ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो वो होता है आर्गन 4s2 3d5, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब क्रोमियम +1 में हो चुका है, +1 से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो जब आप क्रोमियम +1 की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें s का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4s0 3d5। मतलब आप जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्रोमियम का वो हाफ फिल्ड D5 से निकालोगे, तो हाफ फिल्ड D5 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज में पहला इलेक्ट्रॉन भी S से निकलेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी S से निकलेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैग्नीज का D5 स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ क्रोमियम ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ मैग्नीज से। लेकिन जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, तो मान लो आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, यानी क्रोमियम +2 में आ गया है, यानी अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बची वो बची 3d4, और मैग्नीज की क्या बची, मैग्नीज की बची 3d5।
तो अब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज का D5 से निकालोगे जो कि स्टेबल है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। आयनाइजेशन एनर्जी 2, मतलब कि क्रोमियम +1 से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो क्रोमियम +1 पे हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबल होता है, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हैंस मोर स्टेबल देन मैग्नीज प्लस। वाइल फॉर आयनाइजेशन एनर्जी 3, जब आप आयनाइजेशन एनर्जी 3 के लिए बात करोगे तो मैग्नीज 2+ में D5 स्टेबल फॉर्म में होगा, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू Cr2+ से। सो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इसके रीज़न क्या क्या है, डायरेक्टली आपसे रीज़न पूछ लेता है। ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल स्टेट क्या क्या होती हैं, कौन सा एलिमेंट कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पे हम ये दोनों बातें डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे अभी आपको बस क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, तो आपको ये 2 आंसर देने हैं, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। अब इन चीज़ों को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है, जिसमें सबसे पहला आता है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर मैं बात करूं I-, जो मतलब आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर मैं मार्शल एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं, मार्शल एसिड को हम परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इनमें परऑक्सो लिंकेज देखने को मिलती है। अब ये क्या होती है, फिर से आपका टॉपिक नहीं है, पी ब्लॉक में आप पढ़ते हो, लेकिन पी ब्लॉक आपका चैप्टर हट चुका है। इसको जब हम आयरन 3 की प्लस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये I2 बनाता है, साथ में SO4 2- बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे आयरन 3+ को हटा दूं या आयरन को हटा दूं तो क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज देना चाहेगा लेकिन ये नेगेटिव चार्ज लेना नहीं चाहेगा क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे के अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे और रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगी। लेकिन जब हम यहाँ पे आयरन 3+ एज अ कैटलिस्ट लेते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि आयोडीन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो आयरन को दे देता है और आयरन जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आयरन 2+ में, और जो आयोडीन है वो दूसरे आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ मिलके I2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इसके बाद होता ये है कि ये जो आयोडीन ये जो आयरन 2+ दिख रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है SO4 2- को। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है और वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe3+ में। देखिए स्टेप वाइज तरीके से आपको दे रखा है कि आयरन नेगेटिव रिएक्ट करे, आयोडीन नेगेटिव रिएक्ट करेगा आयरन 3+ से और क्या बनाएगा, Fe2+ और I2 हमारा निकल जाएगा। फिर ये Fe2+ H2O8 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, SO4 2- और Fe3+। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये करती है, चलती है। इसके अलावा जो आपकी बुक में और एग्जाम्पल दिए गए हैं वो है वेनेडियम ऑक्साइड का। वेनेडियम ऑक्साइड को यूज़ करा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो उसके लिए इसको यूज़ करा जाता है। फिर हैबर्स प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं, उस प्रोसेस में हम छोटे छोटे आयरन्स के पार्टिकल को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। वहीं कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन जो आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ते हो, आपने हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन पढ़ी होगी क्लास 11th में। ठीक है, जहाँ पे हम अल्कीन अल्काइन को यूज़ करके अल्कीन बनाते हैं, तो वहाँ पे हम निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक किसी भी एलिमेंट की क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस में जब जो गैप बचता है, जैसे ये ऐसे प्रेजेंट है
तो यहाँ पे ये जो गैप आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। इस वॉइड में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ये छोटे छोटे कंपाउंड आके यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने की वजह से ये क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय ट्रैपिंग ऑफ स्मॉल साइज नॉन मेटल लाइक बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आयरन किसी एक्स अमाउंट में है, तो ये नहीं कि दूसरा एलिमेंट 2x 3x होगा, ऐसा नहीं, वो किसी परसेंटेज में या किसी फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक। नाइदर कोवलेंट नॉर आयनिक, ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेंगे ये ना तो ये कोवलेंट प्रॉपर्टी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई शेयर नहीं हो रहा, बॉन्ड नहीं बन रहा, और ना ही ये कोई आयनिक प्रॉपर्टी रखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब छोटे एलिमेंट की एंट्री की वजह से जो पैकिंग है वो और अच्छी हो चुकी है, और पैकिंग और अच्छी हो चुकी है तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई। पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, जिनकी जो हार्डनेस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है तो कोई चीज़ और हार्ड हो जाएगी। एंड जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस मतलब जो हीट की कंडक्टिविटी है और जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितनी पहले थी उतनी ही रहती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉय फॉर्मेशन का। अलॉय फॉर्मेशन होता क्या है? अलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं दो या फिर मोर देन टू मेटल्स का। दो या फिर दो मेटल से ज़्यादा का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय एटम विद मेटेलिक रेडियाई डेट आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। मतलब कि जैसे अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हो ए, इसका आप क्या करना चाहते हो? अलॉय बनाना चाहते हो, तो आप इसके लिए कोई बी मेटल लोगे। इस बी मेटल की जो रेडियस है वो इसके रेडियस के या तो 15% ज़्यादा होनी चाहिए या 15% कम होनी चाहिए, मतलब 15% की रेंज में होनी चाहिए, ना 50% से ज़्यादा होनी चाहिए ना 15% से कम होनी चाहिए। जैसे अगर इसकी रेडियस है 100 पिकोमीटर, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए? 115 पिकोमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अब कुछ अलॉय कंपाउंड्स के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ब्रास में कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। वहीं अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर, जो आपको याद रखना है क्योंकि इसके नाम में सिल्वर है लेकिन इसके अलॉय में सिल्वर नहीं है। इसका जो मेटल होता है वो होता है कॉपर, जिंक और निकल, जिसमें कॉपर मैक्सिमम होता है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम अलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं? तो देखिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें अगर मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट मेंबर कौन होता है? स्कैंडियम। सबसे फर्स्ट मेंबर कौन होता है? स्कैंडियम। वहीं अगर मैं लास्ट मेंबर की बात करूं, तो आप मरकरी ले लो। ठीक है, तो स्कैंडियम से मरकरी के बीच में जो गैप होता है साइज का, वो ओनली 5 पिकोमीटर के आसपास होता है। तो ये जो गैप है ये बहुत कम है। इस गैप के कम होने की वजह से ये एक दूसरे की लैटिस में ईजिली फिट हो जाते हैं, इसीलिए ये मैक्सिमम अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। डी ब्लॉक मेटल फॉर्म मोर अलॉय ड्यू टू देयर सिमिलर साइज या फिर लेस डिफरेंस इन साइज। अब हमारी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी और बचती हैं, जिसमें सबसे पहला है कलर कंपाउंड प्रॉपर्टी। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कलर कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? इसका रीज़न क्या है? ये आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है। रीज़न ये होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी एंड फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। मतलब जैसे मान लीजिए एक एनर्जी लेवल ये रहा, एक एनर्जी लेवल ये रहा। ठीक है, इस तरीके से इसके क्या एनर्जी लेवल है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, जब इसको एनर्जी मिलती है कोई, तो इस एनर्जी को गेन करके ये यहाँ पे आ जाता है, और जब ये वापस अपनी
स्टेट में वापस आता है तो यहाँ पे ये एनर्जी एमिट करता है। अब अगर ये एनर्जी विजिबल रीजन में होती है तो हमें इसका क्या देखने को मिलता है, कलर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़े हैं हाइड्रोजन के, उसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी भी हमें देखने को मिलती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के द्वारा। अब यहीं पे हमें डी ब्लॉक क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता है, बेसिकली आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे कि जब कोई मेटल, जब कोई अदर कंपाउंड इनके साथ बॉन्ड बनाने आता है तो इनका जो डी ब्लॉक है वो दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, T2G और Ag, और उसकी वजह से ये क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहला तो है मूवमेंट ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी एंड फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोलते हैं। एंड सेकंड जो रीजन होता है वो होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट कर देना, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेना, ये डोनेशन चलता रहता है। अब ये जो चार्ज ट्रांसफर होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है MLCT जिसको हम बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और एक होता है LMCT जिसको हम बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। एक और तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखने हैं। एलिमेंट विद 0 एंड 10 डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आर वाइट और कलरलेस। जनरली क्या होता है, ये यहां पे जनरली लिख लेना। जनरली क्या होता है कि जो D0 होते हैं, मतलब जिसके D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइट कोई नहीं होगा, एक्साइट कोई नहीं होगा तो एनर्जी भी लूज कोई नहीं करेगा, तो ये कलरलेस होना चाहिए। D10 में सारे ऑर्बिटल फिल होंगे तो वहाँ पे भी एक्साइटमेंट का सवाल नहीं उठता। तो ये D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरली क्या होती है, वाइट होती है या कलरलेस होती है। लेकिन अगर आपको कलर देखने को मिल जाए, अगर आपको कलर देखने को मिल जाए तो वो जो कलर आता है वो आता है चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो MnO4 नेगेटिव का जो आपका पर्पल कलर होता है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को मैग्नीज को डोनेट कर देता है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मैग्नीज की +7 है, और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 4s0 एंड 3d 0 होगा। तो 3d 0 होने के बावजूद भी जो मैग्नीज पर ऑक्साइड है वो कलर दिखा रहा है। क्यों दिखा पा रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। कलर ऑब्जर्व इज कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। अब देखिए ये चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी बस याद रखो कि जो कलर हमें दिखता है, जो कलर हमें ऑब्जर्व होता है, वो कलर उल्टा होता है उस कलर के जिस कलर को मेटल ने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी बोलते हैं। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि वो डायामैग्नेटिक भी हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं। डायामैग्नेटिक कब होंगे, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। और पैरामैग्नेटिक कब होंगे, जब सारे क्या, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अनपेयर्ड हो जाए। जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक। अब अगर वो अनपेयर्ड है तो उनके पास कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हम निकालते हैं n ब्रैकेट में n+2 रूल से। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जनरल प्रॉपर्टी है हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो ख़त्म होती है। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बची हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है और वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे।